नमस्कार, न्यूज 18 प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। और आज से 16 दिन बाद यानी 13 जनवरी से भारत की संस्कृति, आध्यात्म, समाज, परंपरा, जिंदगी और अनंत युगों की जीवन यात्रा के महापर्व यानी महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है। लेकिन महाकुंभ की शुरुआत से पहले खालिस्तानी आतंकी गुरवंत सिंह पन्नू ने धमकी दी है, तो साधु संतों ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया है। खालिस्तानी आतंकियों के निशाने पर महाकुंभ। आतंकी पन्नू ने महाकुंभ में हमले की दी धमकी। हर जस्टिस से इसका जवाब देगी और जवाब देंगे महाकुंभ मेला 2025 वाले दिन। गीदड़ भभकी साबित होगी पन्नू की ये भी धमकी। 14 जनवरी 2025, 29 जनवरी 2025 ਤੇ 3 फरवरी 2025। खालिस्तानी आतंकियों के एनकाउंटर से भड़का पन्नू। इस अतवादी हिंदुत्व नूं और याद रखो यह महाकुंभ 2025 इस हिंदुत्व अतवादियों का आखिरी महाकुंभ कर देंगे। पन्नू आ गया तो फुटबॉल बनाकर खेलेंगे। ये व्यक्ति कहीं कुंभ मेले में आ गया तो यहाँ इसको जो हमारे नागा संत है, जो साधु संत है, इसको फुटबॉल की तरह खेलेंगे। और ऐसे व्यक्ति को हम सीरियस लेते ही नहीं है। ये तो 23 दिसंबर को यूपी के पीलीभीत में यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में खालिस्तानी जिंदाबाद फोर्स के 3 आतंकवादी मारे गए। अपने आतंकियों की मौत पर खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू आंसू बहा रहा है। बौखलाया पन्नू अमेरिका में बैठे बैठे भारत में हमले की धमकी दे रहा है। इस बार उसने सनातन के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ मेले में हमले की धमकी दी है। हिंदुत्व अतवादियों ने आज फिलीपीन दे विच 3 सिख नौजवान झूठे पुलिस मुकाबले विच मारे है। सब तो पहला असी उन 3 सिख नौजवानों के परिवारों नूं जिहड़े मारे गए है 5 लाख रुपया मायक मदद का ऐलान करते हैं। 3 तारीखां याद कर लो, 14 जनवरी 2025, 29 जनवरी 2025 ਤੇ 3 फरवरी 2025। 6 फॉर जस्टिस इसका जवाब देगी और जवाब देंगे महाकुंभ मेला 2025 वाले दिन। इस हिंदुत्व, इस अतवादी हिंदुत्व नूं और याद रखो यह महाकुंभ 2025 इस हिंदुत्व अतवादियों का आखिरी महाकुंभ कर देंगे। शायद आतंकी पन्नू ये भूल गया कि उसने जिस जगह पर हमले की धमकी दी है वहां सुरक्षा व्यवस्था ऐसी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कुंभ मेले के चप्पे चप्पे पर पुलिस की जबरदस्त तैनाती है। आसमान से लेकर पानी के भीतर तक ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। पूरे कुंभ में सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पन्नू शायद ये भी भूल गया कि उसके 3 अजीज आतंकियों को यूपी पुलिस ने भी जहन्नुम के रास्ते रवाना कर दिया है। शिव योगी मौनी महाराज ने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि पन्नू और दूसरे आतंकी अगर जिंदा रहना चाहते हैं तो कुंभ में किसी गड़बड़ी के बारे में ना सोचें। उन्होंने कहा कि अगर आतंकियों को अपनी मौत नजदीक नजर आ रही है तो इसी महाकुंभ में गड़बड़ी फैलाने के बारे में सोचें। मौनी बाबा ने आगे कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो महाकुंभ में मौजूद संत महात्मा हाथों में त्रिशूल और भाला लेकर खुद खालिस्तानी आतंकियों को ढूंढेंगे और उनका खात्मा कर देंगे। और चलिए अब बात करेंगे संभल की, जहां पर संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क, जिनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। बर्क के घर में लगे मीटर्स की जांच के बाद बिजली विभाग को कुछ पक्के सबूत मिले हैं। क्या है यह पूरा मामला, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं।
संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। कम से कम मीटरों की टेस्टिंग के बाद तो यही लगता है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि बिजली चोरी के पुख्ता प्रमाण मिले हैं। दरअसल कुछ दिन पहले बिजली चोरी के आरोपों की जांच के दौरान बिजली विभाग ने पाया था कि बर्क के घर पर लगे मीटर की रीडिंग 0 दिखा रही है, और ये हाल सिर्फ 1 मीटर का नहीं बल्कि घर में लगे दोनों मीटरों का था, जिसके बाद बिजली विभाग ने उन मीटरों को जांच के लिए भेजा। अब मीटरों की टेस्टिंग के बाद बिजली विभाग का दावा है कि दोनों मीटरों के साथ टैंपरिंग के सबूत मिले हैं। हालांकि बर्क के वकील ऐसे दावों को खारिज कर रहे हैं और उनका कहना है कि उन्हें अभी रिपोर्ट नहीं मिली है। मीटर से छेड़खानी का अब जब पूरी सारी चीजें 0 आ रही हैं तो उसका विद्युत उपयोग कहीं ना कहीं किया ही गया चोरी करके। अब इसका जो हम अपना एमआरआई एनालिसिस के ऊपर बता सकते हैं, ठीक है ना। मीटर टेस्टिंग हो गया है, अब वो रिपोर्ट देंगे, उसके बाद पता चलेगी। कितनी देर लगी सर आपको? लगभग 3-4 घंटे लग गए। 3-4 घंटे लग गए। क्या क्या पाया गया मीटर में सर? मीटर की सारी सील देखनी होती है कि सील तो टेम्पर्ड नहीं है कहीं से, मीटर तो टूटा हुआ नहीं है, ऐसा कोई चीज नहीं पाई। अच्छा, एफआईआर हुआ, मुकदमा दर्ज हुआ, वो उसकी कानूनी कार्रवाई करेंगे जो भी आएगा हमारे पास, लेकिन इसके बाद आएगा वो टेस्टिंग के बाद में बताएंगे कि क्या है क्या नहीं। अभी जब हमारे पास मिल जाएगी टेस्टिंग रिपोर्ट और मीटर की चेकिंग रिपोर्ट मिल जाएगी, उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि इन्होंने कैसे लगाया। यानी बिजली विभाग की माने तो समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर में बिजली चोरी की जा रही थी। बर्क के घर में 2 मीटर लगे हुए थे, जिसमें एक मौजूदा सांसद जियाउर रहमान बर्क के नाम पर है, जबकि दूसरा मीटर उनके दादा और पूर्व सांसद शफीकुर रहमान बर्क के नाम पर है। और दोनों ही मामलों में बिजली विभाग की तरफ से पहले ही एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। दरअसल बर्क के घर में कुल 4 किलोवाट क्षमता का कनेक्शन लिया गया था, जबकि जांच के दौरान बर्क के घर की बिजली की खपत 16 किलोवाट से अधिक पाई गई। इसके बाद से बर्क के खिलाफ कार्रवाई का दौर जारी है। बिजली चोरी के आरोप में सबसे पहले बर्क के घर की बिजली काटी गई, फिर बर्क को करीब 2 करोड़ रुपए जुर्माने का नोटिस दिया गया, और अब बिजली चोरी के ही मामले में गिरफ्तारी की भी तलवार सांसद बर्क पर लटकी हुई है। और अगर कोर्ट में साबित होता है तो बर्क को जुर्माने के साथ सजा भी हो सकती है। बिजली विभाग के नियमों के मुताबिक 10 किलोवाट से कम चोरी के मामले में पहले अपराध पर 3 गुना जुर्माना और बाद के अपराध पर 6 गुना जुर्माने का प्रावधान है। वहीं 10 किलोवाट से अधिक बिजली चोरी के मामले में पहले अपराध पर तो 3 गुना जुर्माना ही लगेगा, लेकिन बाद के अपराध के लिए 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। चूंकि बर्क के घर के मीटरों की जांच के बाद बिजली विभाग ने पाया था कि कनेक्शन सिर्फ 4 किलोवाट का था और खपत 16 किलोवाट के करीब थी, इसलिए इस मामले में 10 किलोवाट से अधिक बिजली चोरी का मामला बनता है, जिसमें सजा भी हो सकती है। समाजवादी पार्टी में आजम खां के जगह पर कोई यादव होता तो क्या इसी तरीके से जेल में सड़ते? उसके लिए आज कुछ न कुछ तो जरूर करते, खड़ा होते। तो आजम खान ने तो सरकार बनवाई, 19% वोट देखा, तो उनको भी सोचना पड़ेगा। जो आपके संभल वाले हैं संभल जाएं, नहीं तो इनका हाल भी आजम खान जैसे होगा, क्योंकि ये ऐसे आग बुन के सरकार बनवाएंगे और फिर बाद में गलत काम करेंगे, जेल जाएंगे। यही नहीं, बर्क की मुश्किलें उनके ऊपर दर्ज एक और एफआईआर से भी बढ़ सकती है, जिसमें गिरफ्तारी से बचने के लिए बर्क पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट की शरण में है, और वो एफआईआर है हिंसा के लिए उकसाने का, जिसके साबित होने पर भी बर्क को सजा हो सकती है। मतलब बर्क की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, और सिर्फ सांसद जियाउर रहमान बर्क ही नहीं बल्कि उनके पिता ममलुकुर रहमान बर्क पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। दरअसल 19 दिसंबर को बिजली विभाग की टीम बर्क के घर की जांच करने पहुंची। इस दौरान बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बदसलूकी का आरोप लगा था, जिसके बाद पुलिस ने बीएनएस की 3 धाराओं में जियाउर रहमान बर्क के पिता समेत 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। और बदल जाएगा तो ये सरकार रहेगी ना, तो तुम्हारा कमाल कर सकते। देख लो साहब, देख लो, ये कमाल देगी तो देखो सारा एक बाहर निकल खड़ी हो जाएगा। संभल में प्रशासन की टीम लगातार कुएं और मंदिर की तलाश में जुटी है। जगह जगह खुदाई हो रही है, नए नए मंदिर और कूप मिल रहे हैं। और इसी बीच अब प्रशासन वहां पर पुलिस चौकी बनवा रहा है, जिसे सत्यव्रत चौकी नाम दिया जाएगा। संभल में दरअसल मिले बावड़ी की खुदाई भी लगातार जारी है। बावड़ी की 16 सीढ़ियां अब दिखने लगी हैं और पहली मंजिल का लाल रंग का फर्श भी दिखने लगा है। और इसी बीच 2 नए कूप मिले हैं जो कई 100 साल पुराने बताए जा रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए।
संभल में इस वक्त एएसआई की टीम, पुलिस की टीम, आरएएफ की टुकड़ी और पूरा प्रशासनिक अमला कैंप कर रहा है, क्योंकि जिस संभल में मंदिर मस्जिद पर विवाद हुआ, उसी संभल में एक के बाद एक मंदिर और कूप निकल रहे हैं। अब प्रशासन संभल में सत्य सनातन की तलाश में जुटा है। बुलडोजर ने पुलिस चौकी की नींव को खोदना शुरू कर दिया। ये पुलिस चौकी बननी है जिसमें किचन बनना है, आवास बनना है, हॉल बनना है। ये सारी पुलिस की तैयारी है ताकि इस इलाके में शांति व्यवस्था कायम रहे, जिस पर जुमे की नमाज के बाद में अधिकारियों ने काम शुरू किया। पहले पैमाइश हुई, उसके बाद में मार्किंग हुई, अब बुलडोजर भी यहाँ पहुँच गया है जो नींव को खोद रहा है। अपने साथी कैमरामैन से कहेंगे जरा सा वो दिखाएं इन तस्वीरों को। ये बुलडोजर है, ये नींव खोद रहा है। करीब 1 घंटे से नींव की खुदाई का काम जारी है। हालांकि प्रशासन की तैयारी बहुत जल्दी पुलिस चौकी बनाकर इलाके में शांति व्यवस्था कायम करने की है। संभल के जामा मस्जिद इलाके में पुलिस चौकी बनाई जा रही है, जिसका नाम सत्यव्रत पुलिस चौकी होगा। एएसपी की मौजूदगी में जमीन की पैमाइश के बाद अब वहां पर बुलडोजर गरज रहा है। पुलिस चौकी की नींव की खुदाई हो रही है और इलाके में आरएएफ को तैनात कर दिया गया है। जुमे की नमाज के बाद यहाँ पर पुलिस चौकी का निर्माण का काम शुरू हुआ है। वही मौके पर भारी तादाद में आरएएफ तैनात है। हालांकि स्थानीय पुलिस भी है, मगर आरएएफ की बड़ी तैनाती है। हम अपने साथी कैमरामैन से कहेंगे जरा सा ये दिखाएं पीछे। ये आरएएफ है जो सुरक्षा व्यवस्था, शांति व्यवस्था के लिए यहाँ पर मौके पर पहुँची है। बड़ी तादाद है। इसके अलावा पुलिस भी है। वहीं पर यहाँ जामा मस्जिद इलाके में, जामा मस्जिद के गेट के सामने पुलिस चौकी का निर्माण भी शुरू हो गया है। यहाँ प्रशासन पूरी तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए हुए हैं। वहीं स्थायी सुरक्षा के लिए यहाँ पुलिस चौकी की जरूरत महसूस की गई थी। सत्यव्रत चौकी बनाने के काम में मजदूर जुट गए हैं, लेकिन जामा मस्जिद कमेटी के सचिव इस जमीन को निजी और नमाज की जमीन बता रहे हैं। कोई विवाद नहीं है, बस चौकी की जो जगह है उसको नापा जा रहा है और नाप करके ये चौकी बनाई जा रही है। चौकी यहाँ पर क्यों बनाई जा रही है, ऐसी क्या जरूरत है सर? सुरक्षा की दृष्टि, आसपास जो जामा मस्जिद परिसर की सुरक्षा की दृष्टि चौकी बनाई जा रही है, जिससे कि यहाँ फोर्स रहे और लगातार रहे और सुरक्षित हम स्थल को रखें। ये पर्सनल प्रॉपर्टी है। नॉर्थ साइड में जो प्रॉपर्टी है, जो कारीवाज साहब इसके शाही जामा मस्जिद के इमाम रहे हैं, इमाम हैं भी, वो ईद और बकरीद की नमाज पढ़ाते हैं। ये उनकी प्रॉपर्टी है, उस पर नमाज होती है जामा मस्जिद की। कितनी प्रॉपर्टी यहाँ पर आप लोगों ने अभी बात नहीं, अब अभी बात कर लें ये कैसे निशान लगाए, उसके बाद हम बताते हैं। अच्छा, यहाँ ये शाही जामा मस्जिद की नमाज होती है हर साल इसमें। अलविदा जो जगह पर चौकी बनी, हाँ, जहाँ चौकी में बनने को कह रहे हैं वो शाही जामा मस्जिद की अपनी नमाज होती है, हर साल होती है। और कारीवाज साहब ने ये जगह जो है मस्जिद को नमाज के लिए दे रखी है। इधर संभल में बावड़ी और कुओं की खुदाई जारी है। बावड़ी में 16 सीढ़ियां दिखने लगी हैं। पहले मंजिल पर लाल पत्थर से बना फर्श भी दिखने लगा है। अब तो जिस तरह का ये हमारा ये जो है ढांचा आ रहा है, ये एक पौराणिक ऐतिहासिक धरोहर है, तो इसको तो संरक्षित शासन प्रशासन स्तर से होगा ही। हम लोग को जैसा दिशा निर्देश मिलेगा वैसा हम लोग करेंगे। और जैसा कि ये पुरातात्विक अवशेष दिखाई दे रहा है, और निश्चित रूप से सभी तरफ के मकान प्रभावित होंगे। इतना ही नहीं, संभल में 2 और कूपों का पता चला है। एएसआई ने 2 और तीर्थों का निरीक्षण किया है। संभल में चंद्रमुख कूप और भद्रकाश तीर्थ की जांच की गई। एएसआई की टीम ने दोनों जगहों पर सनातन सभ्यता के प्रतीकों का जायजा लिया। वहां पर फोटोग्राफी भी की गई। अभी हम लोग इससे पहले गए थे भद्रकाश आश्रम हुआ करता था पहले, वहाँ और एक आनंद सार और मत्स्योदरी, 3 तीर्थ एक ही पास थे। वहाँ भी हम लोग वहाँ से होकर आए हैं। तो वहाँ एक स्ट्रक्चर भी मिला है, बहुत पुराना ईंटों का स्ट्रक्चर है, उसमें सीढ़ियाँ वगैरह भी बनी हुई है। तो उसको एएसआई की टीम ने देखा है और इसके बाद अपने स्टडी के बाद वो लोग अपनी फाइंडिंग देंगे कि वो कितना पुराना है और किस तरह उसका संरक्षण किया जाए। उसके बाद हम लोग अभी आलम सराय में ब्रह्म कूप आए थे। ये भी बहुत पुराना कूप है और तीर्थ है। यह बहुत पुरानी पत्थरों से, बहुत पुराने पत्थरों से बना हुआ है। तो इसके भी नमूने वगैरह लिए हैं एएसआई की टीम ने और इन्होंने देखा है। इसके बाद जो भी इनकी फाइंडिंग आएगी उसके अनुसार इसके संरक्षण होगा। भद्रकाश तीर्थ का जिक्र पुराणों में भी होने का दावा किया जाता है। भाद्र के महीने में इसमें पंचमी को कई साल पहले तक स्नान किया जाता था, लेकिन उसके बाद ये बंद कर दिया गया। इस कुंड का स्नान पवित्र माना जाता था। इस तीर्थ को 68 तीर्थ में से ही एक माना जाता है। पूरा कुंड जो है आपको दिखाई देगा। कुंड की पूरी पुरानी प्राचीन दीवारें यहाँ पर है, क्योंकि हौज भद्रसराय इलाका है जहाँ पर ये कुंड कहा जाता है। और यहाँ पर ये दावा किया जाता है कि भद्रिका
तीर्थ भी ये है। ये सीढ़ियां इस तरफ जा रही हैं, ये सीढ़ियां सारी नीचे की तरफ जा रही हैं। तो यानी ये कुंड में लोग उतरते थे और यहाँ स्नान करते थे, और इस स्नान को अब यहाँ पर कई सालों से नहीं देखा गया, क्योंकि इस पवित्र जगह पर अब कोई नहीं आता। और इसी वजह से आज एएसआई की टीम स्थानीय प्रशासन के सहयोग से इस कुंड को लेकर यहाँ पर एकदम से एक्शन मोड में आई है। और इस भद्र कुंड, जिसे भद्रकाश भी कहा जाता है, यहाँ पर अब पूरी तरह से एएसआई की टीमें आपको दिखाई देंगी। संभल में जामा मस्जिद से 150 मीटर दूर प्राचीन मृत्युंजय कुआं और पृथ्वीराज चौहान से जुड़ा कुआं भी मिला है, जिसमें हथियार और खजाना होने का दावा किया गया है। फिलहाल प्रशासन का पूरा अमला संभल के सर्वेक्षण में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए अब बात करते हैं धन कुबेर सौरभ शर्मा की, जिसे लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। और इसी बीच जांच टीम ने सौरभ शर्मा के एक और ठिकाने पर छापेमारी की है। सौरभ शर्मा के ठिकानों के साथ साथ अब जांच टीम के दायरे में उसके रिश्तेदार और करीबी भी आ गए हैं। धन कुबेर का एक और ठिकाना। सौरभ शर्मा के करीबियों पर शिकंजा। अफसरों से ज्यादा सौरभ का दबदबा। बढ़ा जांच का दायरा, कितने खुलासे बाकी। सौरभ शर्मा, जिसका दबदबा अधिकारियों से ज्यादा था, एक कर काली कमाई का खुलासा हो रहा है। इस बीच जांच एजेंसीज को सौरभ शर्मा के एक और ठिकाने की जानकारी मिली, जिस पर छापेमारी की गई। राजधानी भोपाल का अरेरा कॉलोनी में सौरभ शर्मा का एक और ठिकाना मिला। उधर जांच टीम सौरभ के दोस्त चेतन को अरेरा कॉलोनी लेकर पहुंची, जहां सौरभ का घर और दफ्तर है। यहां से सोना, चांदी, कैश बरामद हुआ था। फिर से एक बार टीम यहाँ पर, संयुक्त टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची हुई है। बताया जा रहा है कि चेतन गौर को लेकर टीम यहाँ पहुंची हुई है, और सीधे तौर पर जो दस्तावेज है वो भी खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि यहीं से देखिए चांदी बरामद हुई थी। और जिस तरीके से कार से 52 किलो सोने की बात हो या फिर 10 करोड़ रुपए कैश की बात हो, वो बरामद हुआ था। उसके बाद सीधे तौर पर IT और ED भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हो गई है, और यही कारण है कि पड़ताल लगातार जारी है। एक तरफ ये जानकारी ये भी है कि सौरभ जो है वो विदेश से भारत लौट आया है। जांच एजेंसीज ने अब सौरभ शर्मा के करीबियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर तक धन कुबेर के करीबियों और रिश्तेदारों के घर पर छापा मारा गया। जबलपुर में सौरभ शर्मा के बहनोई के घर पर रेड। ED की सौरभ के बहनोई रोहित तिवारी के घर पर दबिश। रोहित के नाम से बड़े निवेश की जानकारी। साले शुभम तिवारी के नाम से भी निवेश। साल 2021 में सौरभ ने बनाई थी अविरल कंस्ट्रक्शंस कंपनी। शरद जायसवाल, चेतन, रोहित तिवारी डायरेक्टर हैं। उधर सौरभ शर्मा के वकील ने वो लोकायुक्त की कार्यवाही को ही गलत बता दिया। छापा तो गलत ही छापा है जी, छापा ही गलत है। जो लोक सेवक है ही नहीं। लोक सेवक मतलब जो शासकीय सेवक है उसके यहाँ छापा डाल सकते हैं, उसकी परमिशन लेंगे आप। लेकिन जो लोक सेवक ही नहीं है, जो लोक सेवक के दायरे में नहीं आता, उसके आप छापा नहीं डाल सकते। मेरा सवाल ये है, ये क्वेश्चन मेरा आखिरी तक रहेगा, इसलिए इसकी FIR ही गलत दर्ज हुई है और छापा भी गलत है। तो सुना आपने, करोड़ों रुपए की कमाई करने वाले पर कार्यवाही गलत हुई है, ये कहना है सौरभ के वकील का। दिग्विजय सिंह ने खुलासा किया तो उन पर संग्राम मच गया। दिग्विजय ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लिया। तत्कालीन परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की तरफ इशारा किया तो गोविंद सिंह राजपूत ने दिग्विजय सिंह को ही कटघरे में ला खड़ा किया। कुल मिलाकर इस काले खजाने को जमा कराने में कितने किरदार हैं, ये अभी बाकी है। जब कमलनाथ जी की सरकार बनी थी तो इतना दबाव था मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी पर कि परिवहन और राजस्व विभाग श्री गोविंद सिंह राजपूत को दिया जाए। अब क्यों था ये तो सिंधिया जी बताएंगे या और कोई बताएगा। बात निकलेगी तो दूर तलब जाएगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, एक फिल्म का डायलॉग था, चन्नई सेठ, जिसके मकान शीशे के होते हैं वो दूसरों के मकान में पत्थर नहीं फेंकते। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। जांच एजेंसियां इंडिपेंडेंट होती है, किसी के अंडर में नहीं होती। फिलहाल जांच एजेंसीज के रडार पर कई नाम और कई ठिकाने हैं जिनका खुलासा होना बाकी है, लेकिन सवाल सौरभ शर्मा के दबदबे पर है।
आखिर कैसे एक कांस्टेबल अधिकारी से ज्यादा पावरफुल था? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आपको बताएंगे कि कैसे तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने खुद को कोड़े मारकर डीएमके सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया है। उन्होंने चेन्नई रेप केस को लेकर के डीएमके सरकार पर जोरदार हमला बोला और प्रतिज्ञा ली कि जब तक तमिलनाडु से डीएमके की सरकार को वे हटा नहीं देंगे, जूते चप्पल नहीं पहनेंगे। रिपोर्ट देखिए। डीएमके के खिलाफ अन्नामलाई का ऐलानी जंग। खुद को कोड़े मारकर विरोध प्रदर्शन। चेन्नई रेप केस के खिलाफ अनोखा प्रोटेस्ट। डीएमके के खिलाफ अन्नामलाई का ये ऐलानी जंग है। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने जिस अंदाज में डीएमके के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन किया और चेन्नई रेप केस को लेकर विरोध जताया, उन तस्वीरों के बाद तमिलनाडु की सियासत में बवाल मच गया। अन्नामलाई ने खुद को कोड़े मारकर तमिलनाडु की डीएमके सरकार को सत्ता से हटाने का ऐलान कर दिया है। 2026 में तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले अन्नामलाई ने प्रतिज्ञा की है कि वो अगले विधानसभा चुनाव में डीएमके को सत्ता से हटाकर ही दम लेंगे और तमिलनाडु को उसका गौरव वापस दिलाएंगे। I have taken this decision with a lot of consideration because I believe after all the hard work the party and the cadres are putting, it is also important you surrender yourself to a larger power and then leave the larger power to take care of things that is happening. So I request all the cadres and all the leaders to work more harder in the state, because coming 2026 our goal should be to remove DMK from power and to regain Tamil Nadu's lost glory. डीएमके सरकार के खिलाफ अन्नामलाई ने यह विरोध प्रदर्शन ऐसे समय में किया है जब वो पहले ही चेन्नई रेप केस के मामले में घिरी हुई है। 23 दिसंबर की रात 8 बजे अन्ना यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के साथ रेप हुआ था। जिस जगह इस वारदात को अंजाम दिया गया वो हाई सिक्योरिटी जोन है। पुलिस ने यूनिवर्सिटी कैंपस में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद आरोपी ज्ञान शेखरन को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी यूनिवर्सिटी के पास ही बिरयानी की दुकान लगाता है। उसके खिलाफ साल 2011 में भी एक लड़की के साथ रेप करने का मामला दर्ज है। इसके अलावा लूटपाट समेत 15 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस मामले में सबसे हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, लेकिन पीड़ित की पहचान सार्वजनिक कर दी। बीजेपी का कहना है कि आरोपी ज्ञान शेखरन के खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही क्योंकि वो डीएमके से जुड़ा है। बीजेपी ने सीएम एमके स्टालिन के बेटे और तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन और डीएमके के अन्य नेताओं के साथ रेप के आरोपी की फोटो भी शेयर की। आरोप लगाया कि वो डीएमके की छात्र शाखा का नेता है। हालांकि डीएमके नेताओं का कहना है कि वो उनकी पार्टी का सदस्य नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी प्रदेश में लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। अन्नामलाई ने छात्रा से रेप की घटना के लिए प्रदेश की डीएमके सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। एक दिन पहले ही उन्होंने 48 दिन के उपवास का ऐलान किया था और ये प्रतिज्ञा ली थी कि वो तब तक पैरों में जूते चप्पल नहीं पहनेंगे जब तक डीएमके को सत्ता से उखाड़ नहीं फेंकते। और अब तो उन्होंने खुद को कोड़े मारकर विरोध जताया है। For 48 days I'll be observing a Viratham, as I've told you, sir. And February 2nd week it will be. We will tell you how we plan to reach all the Arupadai houses of Lord Muruga. अन्नामलाई
तमिलनाडु की राजनीति का उभरता हुआ चेहरा हैं। जयललिता के बाद तमिलनाडु की राजनीति में जो जगह खाली हुई, क्या वो ही उसके असली दावेदार हैं? इसको लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को तमिलनाडु में जिस तरह से बड़ी कामयाबी मिली, उसका श्रेय भी अन्नामलाई को दिया गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को तमिलनाडु में 3.6% वोट शेयर मिला था, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़कर 11.24% हो गया।